बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 11। अगले दिन सारी तरफ से ये खबर फैल जाती है कि वंश फैशन वर्ल्ड में कदम रखने वाला है। ये सुनकर राजेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अचानक से वंश ऐसा क्यों कर रहा है। तुरंत वो अपने आदमियों को कॉल करता है। उसके आदमी बोलते हैं, सर नेहा 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकली है। ये सुनकर वो पता लगाने को बोलता है। उसका आदमी बताता है कि सर वो गायब है। राजेश ये सुनकर घबरा गया। वो सोचने लगता है कि क्या शानवी ने वंश को सब कुछ बता दिया है। अगर ऐसा है तो फिर ये ठीक नहीं है, कहीं उसने ही तो नेहा को गायब नहीं किया है। वो चिल्लाकर बोलता है, गायब है? क्या मतलब गायब है? धरती निकल गई या आसमान खा गया उसे? तुम्हें पता कैसे नहीं चला? उसको ढूंढ निकालो, वो चाहे जहाँ हो। वो गुस्से में अपना फ़ोन फर्श पर फेंक देता है और उसे गुस्से से बोलता है, शानवी इस बार अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। वंश राजेश की कंपनी को मिलने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट, उसके मॉडल और उसके अच्छे वर्कर को सबको अपने कंपनी में शामिल कर लेता है। राजेश की कंपनी की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। राजेश इन सब से अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो वंश की कंपनी में बिना बताए चला जाता है और वो रिसेप्शन पर वंश से मिलने की बात करता है, लेकिन वंश ऑफिस में नहीं होता है, इसीलिए वो उसको वेट करने को बोलती है। राजेश को लगता है कि वो बहाना बना रही है, इसीलिए वो सीधे उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। सिक्योरिटी उसके पीछे पीछे जाती है। ऑफिस में शानवी अकेले रहती है। राजेश शानवी को देखकर खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। शानवी उसको देखकर घबरा जाती है, लेकिन इस बार वो दिखाती नहीं है कि वो डरी हुई है। वो मुस्कुराकर बोलती है, ओह मिस्टर राजेश, कैसे हैं आप? आइए बैठिए। और सिक्योरिटी को वहां से जाने का इशारा करती है। राजेश शानवी के इस व्यवहार से एकदम चौंक जाता है। वो सोचता है ये मुझे देखकर डरी नहीं या फिर सिर्फ ना डरने का दिखावा कर रही है। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके तरफ झुककर एक घटिया मुस्कान के साथ बोलता है, मैं कैसा हूँ ये तो आप अच्छे से बता सकती हैं। आखिर ये आपसे अच्छा कौन जानता होगा। शानवी को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, सही कहा, एक नामर्द की पहचान तो एक औरत ही बता सकती है और आप नामर्द हैं, ये मुझसे अच्छा कौन बता सकता है। ये सुनकर राजेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है और शानवी की तरफ बढ़ता है और शानवी उसको देखकर डर जाती है, लेकिन डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती। उसको डरा हुआ ना देखकर राजेश का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आगे बढ़कर शानवी को दीवार से लगा देता है और उसके चेहरे के करीब जाकर बोलता है, मर्दानगी मेरी तो तुमने देखी ही है। लगता है तुम भूल रही हो कि तुम कैसे मुझसे उस दिन खुद को छुड़ाने की भीख मांग रही थी। लगता है एक बार फिर मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। ये बोलकर वो शानवी के गले पर किस करने की कोशिश करता है। शानवी गुस्से से पागल हो जाती है और पूरी ताकत से उसको धक्का दे देती है। राजेश फिर उसकी तरफ बढ़ता है। वो तो उसको एक थप्पड़ कस के मारती है। थप्पड़ इतनी जोर से लगता है कि राजेश के गालों पर उसके निशान छप जाते हैं और वो एक गाल को पकड़ लेता है और फिर शानवी को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, शानवी तुम्हें एक थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक बार फिर से शानवी की तरफ बढ़ता है और शानवी के कॉलर को पकड़ लेता है और उसको फर्श पर धक्का दे देता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शानवी इस बार पूरे जोर से उसके पैरों के बीच मार देती है। राजेश दर्द से चिल्ला उठता है। फिर शानवी उसको अपने ऊपर से उसको धक्का देकर दूर करती है और एक बार फिर पूरी ताकत से उसी जगह मारती है। राजेश दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी के लोग ऑफिस में आ जाते हैं। शानवी उससे कहती है, मिस्टर राजेश को यहाँ से ले जाएं और इनको हमारे कंपनी के बाहर तक छोड़कर आएं। राजेश शानवी को देखता है और बोलता है, तुमने जो आज किया है उसका बदला तुमको चुकाना पड़ेगा। शानवी एक मुस्कान के साथ कहती है, मैं इंतजार करूंगी, और सिक्योरिटी को उसको वहां से ले जाने का इशारा करती है। राजेश को गार्ड अपने साथ ले जाते हैं। सारे ऑफिस के लोग उसकी हालत को देखकर हंसी उड़ाते हैं। राजेश बदले की भावना से बोलता है, शानवी ज़्यादा खुश मत होना, आज तुमने मेरा सबके सामने मजाक बनाया है ना, अब तुम देखना मैं तुम्हारा कैसे पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाता हूँ। इधर शानवी अपने ऑफिस में सोफे पर बैठ जाती है और खुद को पकड़ लेती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वंश कंपनी में आता है तो
उसको उसका स्टाफ राजेश के आने की बात बताता है और उसके साथ जो हुआ वो भी बताता है। वंश बहुत घबरा जाता है, वो तुरंत ऑफिस के लिए दौड़ जाता है। उसको यूँ दौड़ते देखकर ऑफिस के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसका ऑफिस 12th फ्लोर पर था। वो लिफ्ट का वेट नहीं करता और वो सीधे सीढ़ियों से ऑफिस तक पहुंचता है। उसका असिस्टेंट केशव भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। ऑफिस में ये सब देखकर सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वंश ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचता है। उसको सानवी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वंश सभी को वो फ्लोर खाली करने को कहता है और केशव से सबको शांत करने के लिए बोलता है। वो दरवाजे पर खड़ा होकर बस सानवी की रोने की आवाज़ सुनता है। वो दरवाजे को कुछ देर तक यूं ही घूरता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। सानवी उसको देखती है। वो दौड़कर उसके गले लग जाती है। कुछ देर तक यूं ही गले लगी रहती है और फिर वंश से कहती है, उसने आज फिर मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, पर मैंने आज उसे मारा। मैंने उसे मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वंश ये सुनकर खुश हो जाता है। वो उसको चेयर पर बैठाता है और बोलता है, देखा तुमने कि इतना भी कठिन नहीं था। तुमको बस अपने डर पर जीत पानी थी, जो तुमने आज कर ली। वंश जब उसको यूं रोते हुए देखता है तो उसका मन करता है कि वो सानवी को किस कर ले, लेकिन वो अपने जज्बातों पर काबू करता है और खुद से ही बोलता है, मत देख मत देख। उसके होंठों को भूल गया क्या अभी अभी उसने किसी की पिटाई की है, लगता है तुझे भी पिटना है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, कॉफ़ी? शानवी हाँ में सिर हिला देती है। केशव दोनों के लिए कॉफ़ी आता है। अगली सुबह दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। केशव वंश से कहता है, शायद इस हफ्ते दिल्ली से एक कंपनी आ रही है जो पूरे वर्ल्ड में अपने फैशन शो के लिए जाने जाती है। उसके मॉडल दुनिया की टॉप मॉडल है। हर बार वो एक कंट्री को चुनते हैं और वहाँ के किसी एक कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जिसके डिज़ाइन की ये ड्रेस को पहनकर मॉडल फैशन शो करते हैं। इस बार वो इंडिया से एक कंपनी को चुनेंगे। जो कंपनी चुनी जाती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है। वंश बोलता है, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? केशव बोलता है, सर अगर इस बार राजेश की कंपनी को चुना जाता है तो अब तक जो भी हमने किया है वो मिट्टी में मिल जाएगा और वो कंपनी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वंश केशव से पूछता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि उसकी कंपनी ही सिलेक्ट होगी? शानवी बोलती है, क्योंकि उसके पास इंडिया का बेस्ट फैशन डिज़ाइनर है। वंश बोलता है, इसमें इतना घबराना क्या है? उसके डिज़ाइनर को अपने कंपनी में लाने की पूरी कोशिश करो। उसे जितना रुपए चाहिए उसे दो। सानवी बोलती है, वो कभी नहीं आएगा। वंश बोलता है, ऐसा क्यों? सानवी मुस्कुराती है और बोलती है, क्योंकि वो राजेश को पसंद करता है, या यूँ कहे तो वो उसको प्यार करता है। वंश ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं। वंश बोलता है, तो फिर हम किसी और डिज़ाइनर को जो बिल्कुल उसकी टक्कर का हो उसे हायर कर लेंगे। इस बात पर केशव बोलता है, एक डिज़ाइनर है जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, वो उसको टक्कर दे सकती है। मैंने सुना है राजेश भी काफ़ी दिनों से उसकी तलाश में है। वंश बोलता है, परफेक्ट, तो फिर उसे ही हायर कर लो। जितने पैसे मांगे उसे उतने दो, वो जो मांगे उसे वो दो, लेकिन वो मुझे अपने कंपनी में शामिल चाहिए। इस पर केशव बोलता है, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि उसको कोई नहीं जानता कि वो है कौन। वो किसी के सामने नहीं आती है। वो ऑनलाइन कपड़े सेल करती है। उनके कपड़े आते ही साइट पर बिक जाते हैं। लड़कियां मुंह मांगी कीमत देती हैं, लेकिन आज तक वो किसी के संपर्क में नहीं आई। उन्हें कोई जानता ही नहीं। मैंने भी काफ़ी बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिली। ये सुनकर वंश बोलता है, क्या नाम उस डिजाइनर का? केशव बोलता है, श्रुति। ये नाम सुनकर शानवी हैरान हो जाती है। वो बोलती है, क्या क्या बोल रहे हैं आप? श्रुति? क्या कंपनी का नाम पलाश है? केशव हाँ में सर हिला देता है। शानवी हंसते हुए बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं। केशव बोलता है, नहीं, हमने पहले ही बोर्ड के जरिए पता लगा लिया है। यहाँ तक कि मॉडल्स का भी कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो ज़रूर उनकी बनी ड्रेस ट्राई करेंगी। वंश कुछ संदेह की नज़रों से शानवी से कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? शानवी बोलती है, हाँ, वो मैं हूँ।
उसकी बात सुनकर वंश और केशव दोनों साथ में बोलते हैं, क्या? वंश बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? सानवी हाँ में सर हिला देती है। केशव सानवी से बोलता है, मिस सानवी आप तो कमाल हैं, मैं आपको कितनी बार अप्रोच किया लेकिन आप तो बहुत कमाल की हैं। वंश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो केशव से कहता है, जाओ और जाके ये खबर मीडिया में दे दो कि हमारे साथ आज से मिस श्रुति काम करने वाली है। शानवी उसको देखती है और बोलती है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। वंश बोलता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर लोगी। शानवी इस पर मुस्कुरा देती है। अगले दिन से ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग जानना चाहते थे कि ये श्रुति कौन है, लेकिन वंश को अब सानवी के सेफ्टी की चिंता हो गई थी। उसने सानवी को कहा, हमें मीटिंग तक ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी कि श्रुति तुम हो, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो सानवी के लिए सिक्योरिटी बढ़ा देता है। इधर राजेश गुस्से से पागल हो जाता है। वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है? वो श्रुति वंश के साथ कैसे काम कर सकती है? मैंने कितनी बार उसे प्रपोजल भेजा लेकिन उसने हर बार रिजेक्ट किया। फिर वंश को कैसे उसने हाँ कर दी? पता लगाओ वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, वो भी मीटिंग से पहले। फिर अपने आप से बोलता है, लगता है मिस श्रुति के दिन पूरे हो गए हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि उससे मुझे रिफ्यूज़ किया। अब देखता हूँ तुम कैसे मीटिंग अटेंड करती हो। इधर सानवी अपने काम में बिजी हो जाती है। वो अपने सैंपल्स को बनाने में इतना डूब जाती है कि अगले 4 दिन तक घर ही नहीं जाती। वो अपना सारा काम ऑफिस में ही करती है। उसको ऐसे काम करता देख वंश भी उसका साथ देने के लिए ऑफिस में ही रुकता है। दोनों अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। राजेश को जब श्रुति की कोई खबर नहीं मिलती तो राजेश परेशान हो जाता है। तभी कार्तिक उसके पास आता है। कार्तिक उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो वो उसको मीटिंग के बारे में बताता है और ये भी कि वंश भी इस मीटिंग में पार्ट ले रहा है और उसके पास बहुत अच्छी डिजाइनर है जिसकी वजह से ये कांटे की टक्कर होगी। कार्तिक उससे पूछता है, क्या नाम है उस डिजाइनर का? राजेश बोलता है, श्रुति। ये नाम सुनकर कार्तिक थोड़ा चौंकता है और बोलता है कि उसकी कंपनी का नाम क्या है? राजेश बताता है, पलाश। कार्तिक हंसने लगता है और कहता है, तो शानवी ने अपना सपना पूरा ही कर लिया। राजेश हैरानी से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, मतलब? तो कार्तिक बोलता है, श्रुति उसकी माँ का नाम है और पलाश वो हमेशा से अपने कंपनी का नाम रखना चाहती थी। उसने अपने वर्कशॉप का नाम भी तो यही रखा था। तुम्हें ये तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। ये सुनकर राजेश के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है और वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो नैना को शामिल कर लेता है। मीटिंग के दिन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने समय में मीटिंग के लिए पहुंच जाती है। वंश भी मीटिंग के लिए निकलता है। वो सानवी को रिसीव करने के लिए उसके ऑफिस में जाता है लेकिन उसे सानवी कहीं नहीं मिलती। वंश बहुत परेशान हो जाता है। वो सारे लोगों को उसको खोजने के लिए बोलता है लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी कार्तिक भी आ जाता है। वो सानवी को मीटिंग के लिए विश करने आया था। वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था लेकिन जब वो ऑफिस आया तो उसे पता चला कि सानवी गायब है। ये सुनकर वो बेचैन हो गया और वंश के पास पहुंचा। उसने वंश को गुस्से से चिल्लाते हुए देखा। उसने वंश को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। तभी वंश की नज़र कार्तिक पर पड़ती है तो कार्तिक उससे पूछता है, शानवी मेरा मतलब भाभी को क्या हुआ है? वंश उसको बताता है कि वो गायब है। तभी एक गार्ड आता है और बोलता है, सर मैम को सीसीटीवी में देखने पर पता चला कि उन्हें कोई आदमी वैन में उठाकर ले गए। हालांकि कंपनी से वो खुद की ही बाहर निकली थी और बहुत घबराई हुई थी। वंश ये सुनकर टेंशन में आ जाता है और वो बोलता है, वो खुद बाहर गई थी पर क्यों? जब उसको पता था कि उसकी जान को खतरा है तो फिर क्यों गई? तभी उसको शानवी का एक वीडियो मिलता है जिसमें शानवी चेयर से बंधी थी और उसको बेहोश किया गया था। उसको देखकर वंश गुस्से से पागल हो जाता। तभी राजेश उसको कॉल करता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी बीवी अब मेरे कब्जे में है। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। अब
उसकी भरपाई तुम्हारी ये खूबसूरत बीवी करेगी। तुमने जिसको जिसको बर्बाद किया है वो सभी आज अपनी कीमत वसूल करेंगे। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वो राजेश को गुस्से से गाली देता है और बोलता है, नहीं इस बार नहीं, इस बार अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। कार्तिक जब ये सुनता है कि उसके पीछे राजेश का हाथ है तो वो शक में आ जाता है और वंश से तुरंत कॉल की लोकेशन निकलवाने को कहा, लेकिन केशव ने कहा, सर इसमें बहुत समय लग जाएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम मैम को बचा नहीं पाएंगे। कार्तिक ने हिम्मत करके वीडियो देखा तो उसने कहा, ये तो राजेश की ऑफिस के अंडरग्राउंड का एरिया है, यहाँ तो कोई भी नहीं जाता है। उसने सानवी को किडनैप क्यों किया है? वो वंश से पूछता है, क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ। वंश बोलता है, तुम हमें वहाँ लेकर चलो, मैं तुम्हें सारी बात बाद में बताऊंगा। तो केशव को मीटिंग अटेंड करने के लिए बोल देता है और खुद कार्तिक और बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ राजेश के ऑफिस निकल जाता है। कार में वंश बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और ये सोच सोच कर बेचैन हो जाता है कि कहीं उसको पहुंचने में देर ना हो जाए, और बार बार ड्राइवर को गुस्से से तेज चलाने के लिए बोल रहा था। और वहीं कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।